is organized by the Government of India. Flagship programs aim is to promote the villagers and to reduce the poverty. Are you understanding or not? मैं पूछूंगा कि मैंने क्या कहा. फ्लैगशिप प्रोग्राम्स भाई पीछे जो आए हैं ये फिर दिक्कत कर रहे हैं, बैठ जाए. मेरे सेशन में इन और आउट होता है. बीच में किसी को न जाने दिया जाता है न आने दिया जाता है. मैं जब होता हूं आई एम फॉर यू और यू आर फॉर मी. मैं सिर्फ आपके लिए हूं. और जहां पर बात आ रही हो फ्लैगशिप प्रोग्राम्स की, नेशनल इंटीग्रिटी की, कि भारत ने हमको क्या दिया. भारत के प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी जी ने हमको क्या दिया. उस चीज की आ रही है कि भारत में विकास क्या हुआ है. आप सभी जीते हैं रोटी कपड़ा और मकान के लिए. Am I right or wrong? सभी की सोच क्या होती है? रोटी कपड़ा और मकान. तो रोटी देने के लिए माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी साहब ने फ्लैगशिप प्रोग्राम के अंतर्गत मिड डे मील पूरे भारतवर्ष में दिया है. Am I right or wrong? मिड डे मील योजना, जो गरीब बच्चे होते हैं, झुग्गी झोपड़ी में रहते हैं, सिलम बस्ती में रहते हैं, किसी की मां नहीं है, किसी का पिता नहीं है, किसी के पास खाने के लिए नाज नहीं है, पढ़ाने के लिए वो बच्चे नहीं जा सकते. इसलिए उन बच्चों के लिए, उन विद्यार्थियों के लिए कौन सा कार्यक्रम चलाया गया? मिड डे मील योजना. पेट भर गया. इस पेट को भरने से काम नहीं चलता. इसके बाद सरकार ने सोच की कि कुछ बच्चे बहुत मेहनती होते हैं और कुछ बच्चे लापरवाह होते हैं. पढ़ाने वाला एक ही अध्यापक होता है. क्लास में बैठने वाले 40, 50, 60 बच्चे होते हैं, लेकिन एक बच्चा मेरिट लेकर के आता है और एक बच्चा फेल हो जाता है. तो सरकार ने सोचा कि जो बच्चे मेहनत करते हैं, जो बच्चे अपने गुरुओं को सुनते हैं, उनके ज्ञान को आत्मसात करते हैं, जो विद्यार्थी 100% लेकर के आते हैं, उन विद्यार्थियों को 25,000 रुपए स्कॉलरशिप दी जाए. मेहनत तो सभी कर रहे हैं ना. उसी मेहनत का क्या हुआ? सरकार ने फायदा दिया. 25,000 रुपीज एज ए स्कॉलरशिप विल बी गिवन हु गेट्स द मेरिट्स. उसके बाद उन्होंने कहा कि चलो ठीक है, सब बच्चे 100 नहीं ला सकते, कुछ बच्चे 90% भी लाइए. तो 90% लाने वाले विद्यार्थियों को 20,000 रुपीज स्कॉलरशिप की योजना बनाई. उससे कम लाने वाले 80% वाले विद्यार्थियों को 15,000, 3 कैटेगरी बना दी कि जो 80% लाएगा 15,000, 90% लाएगा 20,000 और 100% लेकर के आएगा उसको 25,000. इट इज क्लियर. पहले पेट में डाल दिया. दूसरा क्या कर दिया कि अच्छा पढ़ोगे रिवार्ड मिलेगा. इसी पॉलिसी में उन्होंने कुछ विद्यार्थी शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब, बीसी कुछ होते हैं, उनकी रिवेंट करने के लिए, उनको बराबरी का दर्जा देने के लिए, उन्हें समानता लाने के लिए उन्होंने कहा कि हो सकता है कि इन विद्यार्थियों के पास में पैसा ना हो, मेडिकल करना चाहते हो,
इंजीनियर बनना चाहते हो, IIM में जाना चाहते हो, IIT करना चाहते हो, बड़े प्रोफाइल की सोच रखते हो, मैंने वैज्ञानिक बनना है, रिसर्चर बनना है, ऐसे विद्यार्थियों के लिए उन्होंने कहा कि जो बच्चा कॉम्पिटिटिव एग्जाम, सिविल सर्विस का एग्जाम, IAS बनना चाहता है, IPS बनना चाहता है, SCS करना चाहता है, PCS करना चाहता है, जिस बच्चे की ऐसी सोच हो, उस बच्चे के लिए निःशुल्क प्रशिक्षण केंद्र खोले गए सरकार के द्वारा। और उसमें भी जो वहां नहीं पढ़ना चाहते, बाहर कहीं कोचिंग लेना चाहते हैं, उनके लिए कोचिंग क्लास के लिए लोन की सुविधा उपलब्ध कराई गई, जिसमें 25% सब्सिडी का भी प्रावधान रखा गया कि तुम जब पढ़ लिख जाओ, जब तुम नौकरी लग जाओ, जब तुम विदेश चले जाओ, उसके बाद में उस पैसे को भर देना। इट इज क्लियर? समझ में आ गया कैसे रिवेम्प कर रहे हैं हम? यहां तक भी सरकार की सोच नहीं रही। सरकार ने सोचा हो सकता है ये यूथ भटक जाता है, इस यूथ के गाइडर नहीं होते। मैं फोटो तो देख रहा हूं स्वामी विवेकानंद जी का, लेकिन इस स्वामी विवेकानंद जी के सिद्धांत पर चलने वाले कितने बच्चे हैं? ये तो कहते थे बेटा सुबह 4 बजे उठना चाहिए, 4 बजे नहीं उठते 4:30 बजे उठ जाओ, 4:30 नहीं उठते 5 बजे उठ जाओ, लेकिन तुम तो सूर्य निकलने के बाद उठते हो। तो इनके फोटो लगाने का फायदा क्या है? इन्होंने तो कहा उठो, जागो, रुको नहीं। आप तो रुक गए। एक जवान कन्या दिखाई पड़ गई 18-20 साल की, सुंदर, आप तो भटक गए, आंखों के सामने भटकावा गया। लेकिन इन्होंने उसी 18-20 साल की कन्या को कहा माता जी, वो चौंक गई, ये क्या कह रहा है युवा, ये बराबर उम्र का है और मुझसे मां कह रहा है। जब वो शिकागो के अंदर रातों रात टनल के अंदर रहे और जब न नहाए थे न धोए थे, बाल बिखर रहे थे। सुंदरता ये नहाना धोना नहीं होता, सुंदरता ये कपड़े नहीं होते, सुंदरता अंदर के विचार होते हैं। जब उन्होंने कहा मेरे घर चलो, मेरे घर ब्रश पहन लो, नहा लो, धो लो, अरे नहीं, ये तो बाहरी दिखावा है, कितनी देर का है। बाहरी दिखावा प्रलोभन दे सकता है थोड़ी देर के लिए, सिर्फ ओनली, लेकिन जब हम बात करते हैं तब पता चलता है। साइलेंट मेरे भाई, भाई जिसको बात करनी हो बाहर निकल जाए, सेशन खराब ना करे बिल्कुल भी। फिर भी आवाज आ रही किसी की, या तो हिंदुस्तानी नहीं है। क्या कहा कि जो ऐसे प्रसंग के बीच में जहां पर यूथ के निर्माण की बात चल रही हो, जहां सरकार आपको रिवैम्प करना चाहती हो, आज का ये दूषित हो चुका है, भटक गया है, सुनना नहीं चाहता, और जो सुनता नहीं है वो कभी सक्सेस पर्सन नहीं हो सकता। जब भाई थोड़ी देर रख प्यारे भाई, आधे घंटे में कोई बिना पानी के बिना इसके नहीं रहेगा, रहने दो, आप चले जाइए। आप ये जो 10-20 मिनट का सेशन होता है, इसमें भी हम खाते रहे पीते रहे, मुझे अच्छा नहीं लगता। मेरा दिमाग, क्योंकि मैं जो बोलता हूं किताबों में नहीं है, कहीं नहीं मिलेगा आपको, मैं अपने अनुभव के आधार पर आपसे बात कर रहा हूं। मैंने कहा कि इन्हीं विद्यार्थियों में हीरा बैठे हुए हैं, इन्हीं में कोहनूर बैठे हुए हैं, और इन्हीं में भ्रष्ट और करप्ट बैठे हुए हैं। फिर हम रोते ना, आज हम नहीं सुन रहे। ये 2-3 विद्यार्थियों को मैं देख रहा हूं,
कोई प्रभाव नहीं पड़ रहा। अभी आपको पता नहीं, मैंने 7-7 लाख लोगों को ऑडिटोरियम में संबोधित कर रखा है, लेकिन मजाल नहीं किसी की आवाज आ जाए। मैं आपके लिए डिजाइन कर रहा हूं ये। मैं उन प्रोफेसर एपीजे अब्दुल कलाम की बात कर रहा हूं जो देश में प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया रहे। जब उनसे पूछा गया कि आपके गुरुजी कौन थे, किसने पढ़ाया, वो कहां है, तब उन्होंने जवाब दिया था कि मेरे गुरुजी को अपने ऊपर थोड़ा सा ओवर कॉन्फिडेंस हो गया था। मैं गुरुजी को भी सुनता था और लोगों को भी सुनता था, साहित्य को भी पढ़ता था, इसलिए इंटीग्रिटी आ गई विचारों में और मैं प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया बन गया। तो कौन बनता है? आप लोगों में से जो इस मंच पर आएंगे वो आपसे ज्यादा तजुर्बा रखते होंगे, वो आपसे ज्यादा पढ़े लिखे होंगे, उन्होंने समाज को देखा होगा। वो अपने अनुभव के आधार पर यदि आपसे कुछ बात करते हैं तो आपको उन्हें सुनना चाहिए। उसके बाद आपको चिंतन मनन करना चाहिए। व्हाट इज राइट, व्हाट इज रॉन्ग, व्हाट टू डू, व्हाट नॉट टू डू, व्हाट इज एक्सेप्टेबल, व्हाट इज नॉट एक्सेप्टेबल। फिर उसमें से सार को गहलहित होता देवड़ा है। फिर बुरी बुरी बातों को छोड़ देना चाहिए, अच्छी अच्छी बातों को ग्रहण कर लेना चाहिए। तो मैंने पहले पेट की बात कही, शिक्षा की बात कही, कैरियर की बात कही। उसके बाद सरकार की एक स्कीम है आवास योजना कि भाई जी आप भटक गए और आपने दारू पीना, बीड़ी सिगरेट पीना, तंबाकू खाना, यदि ये शुरू कर दिया तो फिर पढ़ाई लिखाई काम नहीं आएगी आपको, फिर कॉम्पिटिटिव एग्जाम पास नहीं कर सकते, फिर कोई नौकरी भी मिल गई तो उसका भी कोई माना नहीं है। इसलिए कहा कि इनको आवास दे दो, घर दे दो, बने बनाए मकान दे दो। यदि इनके कच्चे मकान हैं तो उनको पक्का करने के लिए लोन दे दो। फिर भी बात यहां तक नहीं रुकी। उन्होंने कहा पीने के लिए पानी भी चाहिए, खाली मकान से क्या करेंगे, तो उन्होंने जल योजना शुरू की। हर घर नल भिजवाया प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने, हर घर पर नल जल योजना शुरू कर। फिर सोचा कि हमारे घरों में, गांव में रहने वाली बहन बेटियां हैं, वो शौच के लिए बाहर जाती हैं, जंगल में शौच के लिए न जाना पड़े, इसलिए उन्होंने 10,000 रुपए शौचालय के लिए हर घर में दे दिए। भाई सब बनाओ, और कह दिया, महिलाओं को समझा दिया कि जिस घर में शौच ना हो उस घर में तुम अपनी शादी मत करना, शौचालय ना हो। सरकार दे रही है स्कीम। फिर सरकार ने सोचा कि भाई ये बच्चे हो सकता है कि ये सभ्यता ना हो, इनमें काले सिर की लंबे बालों वाली यदि आ जाए तो हो सकता है ये यूथ को भटका दे, पढ़ा लिखा करके कुछ गलत पढ़ाई लिखाई कर दे और माँ बाप से अलग कर दे। तो फिर उन्होंने क्या कहा, आज देख रहे हैं ना वृद्धाश्रम खुले हुए हैं। तो इसलिए बुजुर्ग जो है सम्मानित जिंदगी जी सके, इसलिए बुजुर्ग अटल पेंशन योजना शुरू कर दी। भाई सबको पेंशन दे दो, जो 60 साल से ऊपर का है आदमी उसको पेंशन दे दो ताकि वो अपनी सम्मानित जिंदगी जी सके। बात यहीं खत्म नहीं हुई, ये हो गई, रोटी मिल गया, कपड़ा मिल गया, शिक्षा मिल गई, सभ्यता मिल गई, बड़े बूढ़ों के लिए मिल गया, नहीं, फिर भी बहुत भयंकर बड़ी बीमारियां हैं। कैंसर लग जाता है, बाईपास सर्जरी हो जाती है, हार्ट अटैक हो जाता है,
सोचते हैं, समझते हैं, काम नहीं होता, डिप्रेशन में आ जाते हैं, बड़ी बीमारी लग जाती है, बैक सोर हो जाते हैं, कीड़े पड़ जाते हैं शरीर में, टांग काटनी पड़ जाती है, पैरालिसिस हो जाता है, अटैक हो जाते हैं, सर्वाइकल अटैक हो जाता है, पता नहीं क्या क्या हो जाता है। और जब ये सब ये हो जाता है तो फिर क्या होगा? पैसा चाहिए नहीं चाहिए? कहां से आएगा? उसके लिए भी माननीय प्रधानमंत्री साहब ने कहा कि नहीं, मेरे बुजुर्ग हैं और इन बुजुर्गों को आयुष्मान कार्ड दे दो। क्या दे दो? जिसके तहत 5 लाख तक की बीमारी का इलाज हो जाए। क्लियर है? सारी पॉलिसी याद हो रही नहीं हो रही? हो रही है ना? दोबारा पढ़ने की जरूरत नहीं है। अब आयुष्मान कार्ड हो गया, जो गरीब हैं, जो बेरोजगार हैं, उनके लिए अब तो सरकार का भी दे दिया है। आप में से कोई कंप्यूटर ऑपरेटर कहीं लगा हो, डीओ लग रहा हो सरकारी डिपार्टमेंट में, या कोई छोटी नौकरी कर रहा हो, उसके भी आयुष्मान कार्ड बना दिए हैं कि तुम भी सिविल हॉस्पिटल में जाकर के तुम्हारा भी इलाज हो जाएगा। बात यही नहीं रुकी। कुछ देखा कि कुछ महिलाओं ने, कुछ मातृशक्ति ने हॉस्पिटल में बच्चे को जन्म दे दिया, बाथरूम में बच्चे को जन्म दे दिया, खेत पर बच्चों को जन्म दे दिया। जब इस प्रकार के आंकड़े उनके पास आए, सरकार के पास आए, तो उन्होंने कहा कि नहीं भाई, मातृशक्ति के लिए भी योजना बनानी चाहिए। तो उनके लिए भी योजना बना दी कि 6 महीने की मैटरनिटी लीव दे दी। बच्चा जब पैदा होगा उसके लिए पैसा दे दिया। मातृत्व योजना। कौन सी योजना बनाई वो? मातृत्व योजना। पहले भी उनके खाने पीने के लिए अच्छा खा सके, क्वालिटी फूड ले सके, उसके लिए भी पैसा सरकार ने दे दिया, मातृत्व योजना। फिर उनका बच्चा छोटा सा, फिर उनके लिए शिशु योजना बना दी कि उसकी पालना पोषणा हो सके। फिर भी काम नहीं चला। फिर आपके यहाँ पर आंगनवाड़ी वर्कर होंगे, देखे होंगे, वो उस बच्चे के लिए सारा भोजन व्यवस्था करते हैं, और जो पहले का काम था उसको अब वो क्या करते हैं, उसी आंगनवाड़ी में प्लेइंग बेस से उसको पॉलिसी बदल दी। सारी भारतवर्ष की जो पॉलिसी थी वो सारी चेंज कर दी। कर दी या नहीं कर दी? प्ले स्कूल में जाने की जरूरत नहीं है। अब कौन से प्ले स्कूल है? शिशु योजना के तहत। अब बात वो नहीं खत्म हुई, बात आगे बढ़ती चली गई। आगे क्या बात बढ़ी कि बच्चे बड़े होंगे, बच्चे आपस में कंपटीशन करते हैं। ये तो इंग्लिश मीडियम में पढ़ता है, हम हिंदी मीडियम में पढ़ते हैं, हम परीक्षा कैसे पास करेंगे, इनके नंबर ज्यादा आने ही आने हैं, ये अंग्रेजी बोल सकते हैं, हम अंग्रेजी बोल नहीं सकते। ये परेशानी आई नहीं आई? तो उन्होंने क्या किया? उन्होंने पीएम श्री योजना, कौन सी योजना लेकर के आए? पीएम श्री योजना लेकर के आए, और पीएम श्री स्कूल खुलवा दिए इंग्लिश मीडियम। आज है या नहीं सब जगह इंग्लिश मीडियम? जो सरकारी स्कूल थे वो क्या हो गए? इंग्लिश मीडियम। अब सीबीएसई स्कूलों में, बड़ी बड़ी बिल्डिंगों में, बड़े बड़े उसमें जाने की जरूरत नहीं है। सरकार के द्वारा पीएम श्री योजना शुरू हुई। क्लियर है? अब उन्होंने देखा कि गांव में, देहात में कुछ महिलाएं चूल्हे पर काम करती हैं, धुआं से आंखें खराब हो जाती हैं, धुआं अंदर जाता है तो फेफड़े खराब हो जाते हैं, इसलिए वो बीमार ना हो। तो कौन सी योजना शुरू की? प्रश्न आपसे बताइए जरा। उज्ज्वला योजना। कौन सी योजना शुरू की? उज्ज्वला योजना। उस उज्ज्वला योजना के अंदर क्या किया? सभी घरों में गैस के सिलेंडर दे दिए और सब्सिडी दे दी कि जो गरीब महिलाएं हैं
जो सिलेंडर 1200 का मिलता है उसमें वो सब्सिडी दे करके उनको फ्री ऑफ कॉस्ट, राइट। इसके बाद कौन सी योजना शुरू हुई? उज्ज्वला योजना शुरू हो गई। जो हमारी विधवा बहन बेटी थी या जो गरीब थी उनके लिए खाते में माननीय प्रधानमंत्री साहब ने 1000 रुपए कब दिए थे? सभी के खाते में डाल दिए। इस प्रकार की योजनाएं भारत सरकार की तरफ से रक्षा के लिए, सुरक्षा के लिए, स्वास्थ्य के लिए, चिकित्सा के लिए सभी दी हैं, नहीं दी? सभी दी हैं। लेकिन क्या है कि हमको पता नहीं है कौन सी योजना का फायदा कब मिलता है और कहां से उसको प्राप्त किया जा सकता है। तो इन योजनाओं का फायदा यदि आपको पता ना हो और योजनाओं का फायदा लेना हो तो 9810566553 पर संपर्क करना। वहां पर आपको वेबसाइट का नाम बता दिया जाएगा। फलानी वेबसाइट पर जाइए, ऑनलाइन अपने ये डॉक्यूमेंट अपलोड कीजिए। कौन कौन से डॉक्यूमेंट लगेंगे, कौन सा ऑफिस है, कहां से ये स्कीम आपकी शुरू होगी। बहन बेटियों के लिए बहुत सारी योजना है जो सोशल वर्क डिपार्टमेंट देता है। आपके व्यापार करने के लिए बहुत सारी योजनाएं जो आपको पैसा दिया जाता है। दिव्यांगों के लिए बहुत सारी योजनाएं, पेंशन भी मिलती है उनको और व्यापार करने के लिए पैसा भी मिलता है। फिर उन्होंने जब कोरोना काल आया और कोरोना में सब कुछ चौपट हो गया, उस समय माननीय प्रधानमंत्री साहब ने सोचा कि मेरा देश तो गरीब हो जाएगा और इस देश को समृद्धशाली बनाना है, तो रेहड़ी पटरी वालों के लिए स्कीम लेकर के आए कि जो रेहड़ी लगाते हैं, पटरी पर काम करते हैं, अपना फल फ्रूट बेचते हैं, चाट पकौड़ी बेचते हैं, छोटा मोटा कोई सामान बेचते हैं, उनके लिए वो योजना लेकर के आए कि 10,000 से लेकर के और 5 लाख तक का लोन उनको दिया जा सकता है ताकि वो अपना कारोबार कर सके। बात यहां खत्म नहीं हुई। उन्होंने एजुकेशन पॉलिसी में चेंज किया था। उन्होंने कहा कि कौशल विकास योजना और विश्वकर्मा योजना। कौशल विकास योजना के अंदर क्या किया कि भाई सब को नहीं पता चलता कि कौन सी नौकरी कब मिलती है, कहां से मिलती है, कब फॉर्म भरे जाते हैं, कैसे फॉर्म भरे जाते हैं। इसलिए HKRN ले आओ, अपना कहीं से भी HKRN में अपना नाम दर्ज करा दो, अपने डॉक्यूमेंट लगा दो, अपना एक्सपीरियंस लगा दो। सरकार वहां पोर्टल पर से उठा लेगी और आपको नौकरी जो भी गवर्नमेंट डिपार्टमेंट में है वो आपको बिना खर्ची, बिना पर्ची के नौकरी मिल जाए। कितनी बढ़िया पॉलिसी है या नहीं? बिना खर्ची, बिना पर्ची के सरकार नौकरी दे रही है। आपको इंटरव्यू के लिए बुलाया जाएगा, हो सकता है ऑनलाइन इंटरव्यू हो जाए और आपको सरकारी नौकरी मिल जाए। कौन सी है? कौशल विकास योजना। विश्वकर्मा योजना। विश्वकर्मा योजना के अंदर कहा कि जो विश्वकर्मा से संबंधित जाति हैं, पहले भी वो काम करते थे, लकड़ी का काम, लोहे का काम, चमड़े का काम, सुनार का काम, लोहार का काम, बढ़ई का काम, ये सारे होते थे। बुनाई का काम, दर्जी का काम, बुटीक का काम, फेशियल का काम, ये सारे होते थे। तो इन सब के लिए अलग कौन सी योजना लेकर के आए? कौन सी योजना? विश्वकर्मा योजना, राइट। उसके तहत आपको 3 महीने का काम सिखाया जाएगा। 3 महीने के शॉर्ट कोर्स होंगे, ITI में होंगे और वो निःशुल्क होंगे। वो पार्ट टाइम प्रशिक्षण दिया जाएगा, उसके बाद आपको लोन दे दिया जाएगा। इसके बाद में है सड़क पर चल रहे हो, दुर्घटना हो गई, हेड इंजरी हो गई, सिर फूट गया, खून निकल गया, पैर टूट गए, हड्डी टूट गई,
उसके लिए इन्होंने कहा कि यदि ऐसा होता है तो 4 लाख 5 लाख रुपए उसको रिलीफ के लिए दिए जाएंगे। इसके बाद किसानों के लिए मुद्रा योजना, बहुत सारी योजनाएं हैं। अब जैसे कोल्ड वेव्स आ रही है, कहीं शीतलहर की वजह से ओले पड़ जाएं, फसल नष्ट हो जाए, बाढ़ आ जाए, भूकंप आ जाए, ये पृथ्वी, ये बिल्डिंग गिर जाए, इसमें हम दब जाएं, बहुत सारे लोग मर जाएं। केदारनाथ में हुआ ना, कितने लोग मरे थे। कश्मीर की घाटी का एपिसोड तुमने देखा था, रात को सो रहे थे, अचानक पानी आ गया, लोग मर गए। तो जब ऐसी घटनाएं होती हैं तो उन घटनाओं के लिए उन्होंने इंडिविजुअल को कहा कि 4 लाख से लेकर के 4 लाख रुपए हर परिवार को, हर घर को देना है, इसका मतलब। तो ये आपदा के लिए ऐसी बहुत सारी पॉलिसी माननीय नरेंद्र मोदी साहब ने चलाई। मुझे प्रियंका जी ने आधे घंटे का समय दिया था, तो आधे घंटे से ऊपर हो गया है और मैं समय का बहुत पाबंद हूँ। मेरा सेशन, मैं भाषण देते देते मुझे पता चल जाता है कि मैं कितना बोल रहा हूँ, कितना समय हो गया है। स्पीकर हूँ, वैसे तो सुबह से शाम तक पता नहीं चलता। तो इसलिए प्यारे साथियों, मैं आपके उज्जवल भविष्य की कामना करता हूं और मुझे उम्मीद है कि मेरी जो बातें हैं इनको आप आत्मसात करेंगे, इनको अपने घर तक लेकर के जाएंगे, लोगों को जागरूक करेंगे, अपने आस पड़ोस में जिनका फायदा नहीं हो रहा है उनको उस फायदे के बारे में बताएंगे, उनको फायदा दिलवाएंगे। ये एक बहुत बड़ा काम है, ये बहुत पुनीत कार्य है। दूसरों की मदद करना, दूसरों को जागरूक करना। मैं जितना पढ़ा लिखा हूं, मेरी 6 PhD हैं, सुनकर के थोड़ा चौंक जाओगे। सबसे पहले मेरी PhD मैथमेटिक्स में BHU बनारस हिंदू विश्वविद्यालय, जो देश का सबसे बड़ा विश्वविद्यालय है, उसमें की है। और मेरा टॉपिक बहुत टिपिकल टॉपिक्स में मैंने की है। उसके बाद स्टैटिस्टिक्स में मैंने PhD महर्षि दयानंद यूनिवर्सिटी रोहतक से की थी। उसके बाद मैंने PhD मैनेजमेंट में अन्नामलाई यूनिवर्सिटी से की थी। इसके बाद मैंने PhD एजुकेशन में CGS यूनिवर्सिटी से की थी। इसके बाद सोशल वर्क में PhD की उपाधि मुझे राजस्थान, गवर्नमेंट ऑफ राजस्थान ने दी थी। इसके बाद मेडिकल में भारत सरकार ने दी। कितनी PhD हो गई? 6 किताबें मेरी मेडिकल की हैं। मैंने MBBS नहीं किया, MD नहीं किया। एक ऐसा व्यक्ति जो MBBS ने किया हो, MD न किया हो, और उसकी किताब मेडिकल कॉलेजों में पढ़ाई जा रही हो, ये बड़ी बात है। मैं आपके लिए बता रहा हूं कि मैंने कितनी मेहनत की है, मैंने कितना संघर्ष किया है। एक किताब को लिखने में 2 से 3 साल का समय होता है, और मैंने ये किताबें मेडिकल में विद्यार्थियों पर काम करता हूं। मैं चाहूं तो कहीं पर भी वाइस चांसलर लग सकता हूं। मैं प्रो वाइस चांसलर रिटायर्ड हुआ हूं। मेरे लिए कोई भी यूनिवर्सिटी कहीं पर भी 6 लाख 7 लाख 10 लाख का पैकेज दे सकती है महीने का, लेकिन मैं नहीं करना चाहता नौकरी। मैं सिर्फ ये काम कौन सा करता हूं, लोगों को जगाने का। पैसा मायने नहीं रखता। मैंने 10-20 करोड़ और इकट्ठे कर लिए तो क्या हो जाएगा। सेक्टर में रहता हूं, कोठी में रहता हूं, बहुत है, सब कुछ है। बड़ी से बड़ी गाड़ी रख ली, छोटी से छोटी गाड़ी रख ली। आज यदि मैं पूरे देश में सिर्फ जागरूकता के लिए यदि मैं चाहूं तो ऐसे सेशन के मैं 10-20 हजार रुपए ले सकता हूं,
मैं अपना समय नहीं देना चाहता। बेकार की बातों में तो बिल्कुल भी नहीं। जहां यूथ की उन्नति की बात आती है, जहां शिक्षा सभ्यता की बात आती है, जहां वैल्यूज एथिक्स की बात आती है, वहां मैं अपना समय दे देता हूं। वैसे मैं कभी किसी से बात नहीं करता, ये मेरा सिद्धांत है। तो साथियों, उसी जागरूकता के लिए मैं आपको जगाने के लिए आया हूं कि आप कश्मीर से चल करके यहाँ पर आए हैं। आप एक अच्छा संदेश लेकर के जाएं कि भारतवर्ष में एक से एक वीर पड़े हुए हैं। ये पृथ्वी वीरों से खाली नहीं। एक से एक योद्धा पड़े हुए हैं, एक से एक ऐसे महापुरुष पड़े हुए हैं जो वास्तव में इस देश की उन्नति के लिए काम करना चाहते हैं, देश की एकता के लिए काम करना चाहते हैं, देश की अखंडता के लिए काम करना चाहते हैं। उन्हें राजनीति से कुछ नहीं लेना देना, बीजेपी रहे, कांग्रेस रहे, कोई और पार्टी रहे, इससे कोई भी पार्टी और दल से उन्हें कोई लेना देना नहीं है। यदि मैं किसी एक व्यक्ति का नाम ले रहा हूं तो सिर्फ नरेंद्र मोदी का नाम ले रहा हूं, क्योंकि वो इंडिविजुअल एक इंस्टीट्यूशन है। मैंने उनको देखा है, उन्हें किसी से कोई लोभ लालच नहीं है। उन्होंने देश के लिए ऐसे काम किए हैं जो देश के लिए बहुत जरूरी है। आप छोटी मोटी बातों पर जाए तो मैं नहीं समझता। यदि ये गली टूटी रहेगी तो भी काम चल जाएगा, लेकिन बाहर विदेशियों ने आक्रमण कर दिया, फिर काम नहीं चलेगा। फिर टूटी गली को रह करके विकास के लिए रोके रह जाना कोई फायदा नहीं। हम क्या पढ़ रहे हैं, हम कौन सी किताब पढ़ रहे हैं, हम कौन से व्यक्ति को पढ़ रहे हैं? अरे पढ़ो ना, सुभाष चंद्र बोस को पढ़ो, चंद्रशेखर आजाद को पढ़ो, शहीद भगत सिंह को पढ़ो, विवेकानंद को पढ़ो, दयानंद सरस्वती को पढ़ो, बाबा भीमराव अंबेडकर को पढ़ो। किसको पढ़ना है? पढ़ो ना। नहीं पढ़ते आप जो पढ़ते हैं वो गलत पढ़ते हैं, आप जो सीखते हैं वो गलत सीखते हैं। जिस दिन आप सही सीख लेंगे कि दारू का विरोध करना है, नहीं पीना, दारू से कुछ नहीं होता, आराम नहीं मिलता, सर्दी दूर नहीं होती, टेंशन खत्म नहीं होती, मेरे प्यारे, नहीं पीने दारू। जो बीड़ी सिगरेट पीकर के धुआं में सब कुछ उड़ाते हैं, एक बार रोकना जरूर है, विरोध जरूर करना है, हाथ जरूर पकड़ना है, एक बार सिगरेट को जरूर तोड़ना है, भले ही लड़ाई क्यों ना हो जाए। एक बार एहसास कराना है मित्रता का, यार तू मेरा मित्र है, मैं तेरा दुश्मन नहीं हूं, लेकिन मेरी बात मान ले कि ये धुआं आपको जो अंदर आपका हीमोग्लोबिन है उसको जाम कर देगा, और वो 17-18 पहुंच जाएगा, और वो ब्लड कैंसर बन जाएगा, फेफड़े गल जाएंगे, धुएं से दूषित हो जाएंगे, फिर कोई काम नहीं आएगा, हॉस्पिटल भी काम नहीं आएगा, 10-20 लाख रुपए से भी कुछ नहीं होगा। तो इसलिए प्यारे बच्चों, इस शरीर को तपाओ, मजबूत बनाओ, औलाद बनाओ, अच्छे कामों में लगो, गरीब की मदद करो, सड़क पर चलते हुए की मदद करो, और यदि कहीं कोई ठिठुर रहा हो जंगल में तो अपना ये चद्दर उड़ा दो उसे, तो फायदा हो जाएगा। ये नोबल कॉज है, ये सभ्यता है हमारी। ऋषि मुनियों की भूमि में रहते हो आप, आर्यों की भूमि में रहते हो, तपस्वियों की भूमि में रहते हो। यहाँ तो नंगे शरीर से तपस्या करते हैं लोग, उनको देखो ना, उनकी वजह से पृथ्वी चल रही है। गौ माता की रक्षा करो, गौ माता की सुरक्षा करो, अपनी माता की सुरक्षा करो, अपनी बहनों की सुरक्षा करो, अपनी बहनों का सम्मान करो, अपनी माता का सम्मान करो। यदि ये सब कुछ सीख लिया तो समझ में आता है कि नेहरू युवा केंद्र का जो सेशन है तुम्हारा, ये सार्थक हो गया और बहुत ही भाग्यशाली हो गया जब इस काम को कर पाओगे। ये तुम्हारे हाथों से होगा। आपका बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत आभार।